प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए विशेष की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। संघ की लखनऊ में बड़ी समन्वय बैठक हुई है, जिसमें संघ, संगठन और सरकार के बीच में यह बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। इसमें संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए और शीर्ष नेतृत्व की भी मौजूदगी इसमें रही है। तो संघ और सरकार के बीच में बैठक संपन्न हो चुकी है। बड़ी जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक थी संघ, संगठन और सरकार के बीच, जिसमें 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा की गई है, रणनीतिक मंथन हुआ है और किस तरीके से चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इसको लेकर के आज गहन विचार विमर्श किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, संघ, सरकार और संगठन की बैठक फिलहाल संपन्न हो चुकी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब वो पछता रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपाइयों, कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की, उनके साथ खूब खिचड़ी खाई और खिलाई, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में बसपा के सांसद इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, साथ ही आम मुद्दों को भी उठाया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने वह इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। तो मायावती के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अन्य राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुजन समाज पार्टी आधार खो चुकी है। स्पष्ट तौर से बहुजन समाज पार्टी का जो अपना उसकी जो अपनी एक नीति थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सवाल है तो मैं कह सकता हूँ कि इस देश में ब्राह्मण समाज ने सदैव समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया है और अग्रणी भूमिका उसने निभाने का काम किया है। जहाँ सवाल आया धर्म का तो ऋषि मुनि बन करके, तपस्वी बन करके उसने देश के लिए, सृष्टि के लिए संकट से उबारने का काम किया है। अगर हम देश के स्वतंत्रता संग्राम के भी आंदोलन में देखें तो ब्राह्मण समाज ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो मंगल पांडे रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों। और जहाँ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है तो आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवा करके अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अपने समाज को धोखा देना ही जिसका काम है, ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाए। महाराज, ये अवसरवादी राजनीति का एक चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव आ रहा है, हमें सरकार बनानी है, हमें चुनाव में जाना है, तो हम कभी इसका सम्मेलन करेंगे, हम कभी उसका सम्मेलन करेंगे। न धरती का पता, न आसमान का पता, न जनता की समस्याओं पर कभी संघर्ष करना है, न किसान की कभी कोई बात करना है। बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर राजनीति करना है। कभी मायावती जी धरती पर उतरी हैं? जरा एक आंदोलन हमको बता दीजिए। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सहयोगी मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र में
योगी कैबिनेट के मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती चक्रवर्ती हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के द्वारा जिस सालार मसूद गाजी को श्रावस्ती के चित्तौरा मैदान में पराजित किया गया था, उन्होंने ये कहा कि उसी गाजी की मजार पर सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हाथ मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी से सालार मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई और ओम प्रकाश राजभर ने समाज के साथ करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर के कलेजे में जहरीला कटार भोंकने का कार्य किया है। उन्होंने उपस्थित समाज के लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद ही नहीं भारत की राजनीति से भी बेदखल कर दो। सम्मान करो, हम भी सम्मान करते हैं। तो अनिल राजभर के साथ भाजपा के साथ जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुस्तान की भी जिंदाबाद बोलते हैं, भारत की भी जिंदाबाद बोलते हैं। वंदे मातरम बोलने में उनको शर्म नहीं आती है, भारत माता का जयकारा लगाने में उनको शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे साथ जो वैसी रहता है बहराइच की धरती पर जाकर ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी और तुम्हारे नेता ओवैसी का चेहरा बेनकाब हो गया है। गया कहा अगर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को जाकर पहला माला पहनाता तब मैं जानता कि हिंदुस्तान की धरती से उसको प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं किया। उधर गाजियाबाद में लूनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर यह कहा है कि त्योहार के मौके पर लूनी में भारी पैमाने पे पशु कटान की तैयारी हो गई है, इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। एयरक्राफ्ट अधिनियम का हवाला देते हुए बीजेपी विधायक ने उप जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि पूर्व में पशु कटान से पक्षियों के आकर्षित होने पर वायुसेना के विमान हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में उप जिलाधिकारी को यह लिखा है कि लूनी का इलाका हिंडन एयरबेस से ज्यादा दूर नहीं है और इस दृष्टि से लूनी में मांस की दुकान, हड्डी एकत्र करना ये सब प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाला राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में लूनी में पशु कटान की वजह से पक्षियों के आकर्षित होने से विमान हादसा तक हो चुका है। बावजूद इसके सूचना ये प्राप्त हुई है कि लूनी में पशु कटान की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये कहा कि जानकारी उनको उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मिली है, इसलिए इस पर ठोस कदम उठाया जाए। लूनी एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ से एयरपोर्ट स्टेशन मुश्किल से एयर टू एयर 5 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर में कोई भी हड्डी इकट्ठा करना, बूचड़ खाना चलाना, मांस की दुकान चलाना, ये सारा अवैध है। बकरा ईद पे वैसे भी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो बकरे के ऊपर बैठ करके, क्योंकि लाइव सरफेस है, अगर कोरोना आता और गंदगी फैलती है। पिछली 2 वेव के अंदर लौनी में बिल्कुल कोरोना नहीं आया, पहली और दूसरी में। तो हमारी कोशिश है तीसरी वेव भी नाकाम यहाँ हो जाए पूरी तरह से। और मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से पिछली बार सांकेतिक रूप से लोगों ने बकरे का केक काट करके ईद का त्यौहार मनाया था, उसी तरह से मनाएंगे। फिर भी कोई लोग अगर इस तरह की जिद करते हैं तो खेकड़ा में, दिल्ली में ऑर्डिनेंस से बाहर प्रशासन उनकी व्यवस्था कर दे। कल से मैं खुद भी सारी जो कहीं दुकान तो नहीं खुली है, कोई इस तरह से कि बकरा तो लोगों ने नहीं बांध रखे हैं, उन सब का निरीक्षण करूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। उधर रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बिलासपुर तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 65 लाख की लागत से बने ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया है। दरअसल 30 दिन पहले रेडिको खैतान के डायरेक्टर केपी सिंह ने यह कहा था कि गैस की किल्लत से कोरोना काल में बहुत सारे लोग मरे। तीसरी लहर आने से पहले उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाए जाएं ताकि गैस की आगे कोई किल्लत ना हो। बाकी के शहरों में भी काम चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने का रामपुर के अंदर ये प्लांट बनकर फिलहाल तैयार हो गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर 65 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया है। दरअसल 30 दिन पहले रामपुर रेडिको खैतान के डायरेक्टर केपी सिंह ने कहा था कि हम रामपुर समेत यूपी के 6 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो जो बेमौत लोग गैस की किल्लत से मर जाते हैं उनको मरने से हम बचाएंगे। तो आज रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑक्सीजन गैस का लोकार्पण करते हुए रामपुर में केपी सिंह का स्वागत सम्मान किया और कहा कि यही तो देश की सच्ची सेवा होती है। देश में लोगों के काम आना,
बीमार लोगों के लिए इलाज के लिए तमाम सारी चीजें पूरा करना, ये बड़ा बड़प्पन है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। तो यूपी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। अब 3% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य से यूपी में आने वालों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में भले कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और राज्य सरकार इससे वाकिफ है। उनको मालूम है कि तीसरी लहर की आहट है और किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश को अपने गिरफ्त में ले सकती है। यही वजह है कि लगातार टेस्टिंग का दौर चल रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और फैसला लिया, वो ये है कि जिस किसी भी राज्य से कोई व्यक्ति आता है, अगर उस राज्य में 3% से अधिक कोरोना के मामले हैं तो फिर उस शख्स को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उसे राज्य में आने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसा ना हो किसी ऐसे राज्य से कोई शख्स यहाँ पर चला है जहाँ पे कोरोना के केस ज़्यादा हैं और यहाँ आकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कोरोना के संक्रमण के गिरफ्त में ले आए। यही वजह है कि राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि जिस किसी भी राज्य जहाँ 3% से ज़्यादा कोरोना का केस है, अगर वहाँ से कोई शख्स आता है तो उसे अपनी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामीन, न्यूज़ लखनऊ। लखनऊ के लोहिया संस्थान के एसी प्लांट में केबिन में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। एसी प्लांट के केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों ने समय रहते ही इस पर काबू पा लिया। आग से किसी के हताहत होने की भी कोई जानकारी नहीं है। तो एसी प्लांट के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और लोहिया संस्थान के कर्मचारियों ने ही इस आग पर काबू पाया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन वक्त रहते ही इस पर काबू पा लिया गया है। एसी प्लांट का केबिन बताया जा रहा है जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग के बाद अफरा तफरी की भी स्थिति मची, लेकिन स्थानीय लोगों ने और इसके अलावा मौजूद कर्मचारियों ने इस पर काबू पाया। आगरा में एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस पर मुकदमा भी दर्ज किया है और इस सिलसिले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एक 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 शख्स इसमें सस्पेक्टेड थे, जिनको लेकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। थाना यदमतोला में सादरा चत्र में एक 12 साल का बच्चे के साथ दुष्कर्म में सूचना पुलिस का 112 का मद्देनजर प्राप्त हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा है। उनका बच्चे का पापा मम्मी से बात किया है और उन्होंने बताया है और उस बच्चे के साथ पड़ोसी है, एक लड़का है और उनके साथ और 2 दोस्त लोग जो पड़ोसी की लड़का का घर पे बुला लिया। घर पे जाके वहाँ पे 3 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो बच्चे ने अभी कह रहा है, उसमें पुलिस ने 2 लोग हिरासत में ले लिया। वहीं गोंडा में सोशल मीडिया पे हथियार लहराते हुए फोटो और वीडियो पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया है, क्योंकि सूचना मिलते ही हरकत में आई कर्नलगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। खजवा गांव निवासी युवक कोमल सिंह उर्फ सम्राट को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लिया है। इसके बाद थाने में पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद उसको जेल भेजा गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो फोटो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया था। फोटो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला और उसके बाद ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया। खबर बुलंदशहर से है। 9 माह की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात सामने आई है और गांव के ही दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है। बच्ची को गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर करना पड़ा है। दरअसल बच्ची को खिलाने के बहाने ही आरोपी अपने साथ लेकर गया। उसके बाद गांव में ही खून से लथपथ ये बच्ची मिली है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव की यह घटना बताई जा रही है। आज थाना खुर्जा देहात पर एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी 9 माह की बच्ची जब घर पर थी तो एक पड़ोसी युवक जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है घर पर आया और बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया। कुछ देर बाद वो युवक आया, बच्ची को छोड़कर चला गया। तो घर वालों ने पाया कि बच्ची के साथ कोई घटना हुई है। इसी के आधार पर सूचना देने के लिए वो थाने आए। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इस पर बच्ची की तत्काल जांच की गई, छानबीन की गई। चिकित्सकों
से वार्ता की गई और जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है कि बच्चे के साथ लैंगिक छेड़छाड़ हुई है, जो बलात्कार की ही श्रेणी में आता है। तदनुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की तत्परता से तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्ची की स्थिति सामान्य है और उसकी स्थिति के अनुसार उसको उचित उपचार और जांच आदि की कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। हालांकि एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने फरार बदमाश के लिए भी कॉम्बिंग शुरू कर दी है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा चौक इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर हरदोई में विद्युत घर में एक तेंदुआ घुसने से भगदड़ मच गई। विद्युत कर्मी पावर हाउस से जान बचाकर इसके बाद भागे हैं। विद्युत घर से कूदकर मकान में भी ये तेंदुआ घुस गया। अब तेंदुए की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। सांडी थाना क्षेत्र के पावर हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। रामपुर के सेजनी नानकर मोहल्ले में मोबाइल के विवाद को लेकर के महिला ने दूसरी महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवालीगंज इलाके के मोहल्ला सैजनी नानकार में किराए के घर में रहने वाली दो महिलाओं का विवाद मोबाइल को लेकर इस कदर हुआ कि एक महिला ने दूसरी महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक महिला के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल भेज दिया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब इस पूरे मामले में हम स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं और जल्दी से ही इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। मृतक महिला की बेटी ने हमको बताया कि मैं आरोपी महिला का खाना बनाने में मदद कर रही थी कि अचानक से उसका मोबाइल मुझसे पानी में गिर गया। बस इसी बात को लेकर वो भड़क गई। हमने कहा था कि हम मोबाइल संभलवा देंगे, लेकिन वो महिला हमारी बात को नहीं मानी। गुस्से में आकर मेरी महिला की वहीं पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बहरहाल आज पुलिस ने बहुत अच्छी तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरोपी महिला को सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है और इसको देखते हुए कानपुर में अभी भी साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। हालांकि लोगों की आवाजाही आम दिनों की ही तरह है और इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक थम चुका है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर आनी बाकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त तक तीसरी लहर आ सकती है, जिसको देखते हुए कानपुर में अभी भी वीकली लॉकडाउन जारी है। शनिवार और रविवार को वीकली लॉकडाउन रहता है। आज रविवार का दिन है। इस वक्त हम लोग टाटमिल चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा जो है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। छुट्टी का दिन है और वीकली लॉकडाउन है, लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये लॉकडाउन है। भीड़ जो है वो आम दिनों की तरह सड़कों पर नज़र आ रही है। आप खुद ये नज़ारा बयां कर रहा है कि कानपुर जो लॉकडाउन है वो कितना हद तक लॉकडाउन का पालन हो रहा है या कानपुर प्रशासन कितना पालन कराने में सक्षम है। ये नज़ारा आप सड़कों पर खुद देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उसके बावजूद जो भीड़ आप देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक ये बयां कर रहा है कि जो कानपुर में वीकली लॉकडाउन है उसका पालन नहीं हो रहा है और लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उसको निमंत्रण दिया जा रहा है। जो दो लहरों में जिस प्रकार से जान मान का नुकसान हुआ है और लोगों को भरपाई करनी पड़ी है, तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं कानपुर की बात की जाए तो काफ़ी हद तक हानिकारक हो सकता है। कानपुर वासी इस चीज़ का, इस अनजाने खतरे से अनजान है। कोरोना का संक्रमण कभी हद। तो वैसे तो पूरे प्रदेश में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन बात बनारस की है। यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू बेअसर है। हमारे संवाददाता ने बनारस का भी जायजा लिया है, देखिए। तो पूरे प्रदेश में सैटरडे और संडे को वीकेंड लॉकडाउन या वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगता है। बात बनारस की जाए तो आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है। आप देख सकते हैं आम दिनों की तरह ही वाहन सड़क पे चलते दिख रहे हैं। उसके अलावा बताना चाहूँगा आपको कि तमाम जो ठेले हैं, फल फूल वाले हैं, सब ने लगा रखा है। इवन बाटी चोखा से लेके गन्ने का रस से लेके सभी कुछ बिक रहा है। अब देखिए, कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दिखाएं आपको। आप देखिए उधर फल के तमाम ठेले लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जो स्थानीय सिगरा
पुलिस है, मैं सिगरा क्षेत्र में हूँ, स्थानीय सिगरा पुलिस के संरक्षण में ये हो रहा है, बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पे विजय पाना है उसको देखते हुए सख्ती से पालन कराना था कोरोना कर्फ्यू का, जो कि बनारस के सिगरा क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको एक और भी बात बताना चाहूँगा कि सिगरा क्षेत्र में ही कई कपड़े के शोरूम भी खुले हुए हैं, जो कि निश्चित रूप से एक उल्लंघन है, जो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, और इसमें क्षेत्रीय पुलिस की निश्चित रूप से भूमिका है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।